अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया में सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको बताया कि इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी आ जाती है, थैलेसीमिया, लेड पॉइजनिंग और सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, लेड पॉइजनिंग एंड ब्लास्टोसिस। ठीक है, तो सबसे पहली टाइप है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसका केस इन्होंने प्रेजेंट किया है कि 9 माह का इन्फेंट है और पेलार के साथ प्रेजेंट करता है। बच्चा जो है सिर्फ काउ मिल्क ले रहा है। ठीक है, और ही ईट्स वेरी लिटिल सॉलिड फूड, क्योंकि 6 मंथ पे हमें पता है वीनिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये बच्चा बहुत ही कम सॉलिड फूड ले रहा है। ठीक है, रिजल्ट्स ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन आर अदरवाइज नॉर्मल बट ही इज़ टेकीकार्डियक एंड पेल। ठीक है, तो बाकी फिजिकल एग्जामिनेशन तो सही है लेकिन बच्चे को टेकीकार्डिया भी है, पेल भी है, पेलार है, उसको स्टूल भी उसका नेगेटिव है फॉर ब्लड में स्टूल में जो है ब्लड लॉस नहीं हो रहा। हीमोग्लोबिन लेकिन बच्चे की 8 ग्राम पर डेसीलीटर है और उसका हेमाटोक्रिट जो है वो 24% है। ठीक है, तो ये एक टिपिकल केस है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। याद रखें कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कैरेक्टराइज होती है कि इसमें माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगी, यानी आरबीसी का साइज़ भी छोटा होगा और उसमें हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन भी कम होगी, तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक होती है। रैपिड ग्रोथ, इनसफिशेंट डाइटरी इनटेक और लिमिटेड अब्जॉर्प्शन डाइटरी आयरन की कंबाइन टू प्लेस द चिल्ड्रन एट द इंक्रीज रिस्क ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है, बच्चे की क्योंकि ग्रोथ भी जल्दी हो रही है तो उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है आयरन की, साथ में वो डाइट में भी उसका इतना इनटेक नहीं है, इनसफिशेंट इनटेक है, लिमिटेड अब्जॉर्प्शन हो रही है डाइटरी आयरन की, तो इसीलिए बच्चों को जो है ना आयरन डेफिशिएंसी का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत कॉमन है, आपको मिलती होगी बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन जो होता है ना ये ज़्यादा एफिशिएंटली ह्यूमन मिल्क से ज़्यादा एफिशिएंटली अब्जॉर्ब होता है बनस्पत काउ मिल्क की। ये बच्चा देखिए काउ मिल्क पे था सिर्फ, उसमें इतना आयरन अब्जॉर्ब नहीं होता है एफिशिएंटली। तो डाइट जो फार्मूला फेड होती हैं या जो माएँ काउ मिल्क पिलाती हैं बच्चों को, तो उसमें आयरन फोर्टिफाइड सीरियल्स या फार्मूला होना चाहिए ज़रूर, ताकि जो है आयरन भी मिले और बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी ना हो। ठीक है, सिर्फ काउ मिल्क या फार्मूला फीड जिसमें आयरन नहीं होगा तो उससे डेफिशिएंसी हो सकती है, इसलिए उसमें फोर्टिफाइड आयरन होना चाहिए। इन्फेंट जिनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होती है ना, तो उनमें हिस्ट्री होती है ऑफ कंजप्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ काउ मिल्क। ये बच्चे आपके पास इस कंप्लेन से आएंगे जिनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगी, तो उनमें हिस्ट्री में आपको काउ मिल्क का इंटेक ज़्यादा मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट्स का अनसप्लीमेंटेड विथ आयरन। ठीक है, आयरन का कोई सोर्स ही इनकी डाइट में आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा ब्लड लॉस भी एक वजह है, जैसे वॉर्म्स इन्फेस्टेशन हो जाती है तो हुक वॉर्म जो है ब्लड लॉस करवाता है, तो ब्लड लॉस भी एक वजह बनती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की। इटियोलॉजी पे आ जाएँ तो सबसे पहले तो न्यूट्रिशनल कॉजेज़ है। अगर माँ अनीमिक है, मदर इज़ अनीमिक, तो बच्चे को अनीमिया होगी। दूसरा, रिपीटेड प्रेगनेंसीज़ की वजह से, माँ अनीमिक भी बार बार प्रेगनेंसीज़ की वजह से होती है, तो बच्चे को अनीमिया होगी। दूसरा, आयरन की डिमांड ज़्यादा है, जैसे अगर बच्चा प्री टर्म बॉर्न हुआ है या बच्चे का लो बर्थ वेट है या उसको कंजेनिटल साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है, तो उस केस में बच्चे में आयरन की डिमांड ज़्यादा होती है। ठीक है, उतना उसको मिल नहीं रहा होता, तो डेफिशिएंसी हो जाती है। या फिर अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे है, प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग पे या काउ मिल्क पे, वीनिंग पे नहीं है, उसको आयरन सोर्स कहीं से नहीं मिल रहा, पुअर वीनिंग पे है, यानी ग्रीन वेजिटेबल्स या मीट नहीं है उसकी डाइट में, या फिर बच्चे में जो है आयरन की अब्जॉर्प्शन ही इम्पेयर्ड है, इसको सीलिएक डिजीज़ का मसला है या मेल अब्जॉर्प्शन का, तो इन सारे केसेस में जो है न्यूट्रिशनल कॉजेज़ हो गए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। ठीक है, दूसरी वजह आती है कि ब्लड लॉस हो रहा है। अब ब्लड लॉस बच्चों में अलग है, नियोनेट्स में अलग है। ठीक है, अच्छा, नियोनेट्स में जो है वो फीटो मैटरनल ट्रांसफ्यूजन, दूसरा ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, एक तो ये कॉजेज़ हैं जिसमें नियोनेट्स में ब्लड लॉस होता है, फीटो मैटरनल ट्रांसफ्यूजन की वजह से। ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन जिसमें एक बच्चा जो है रेसिपिएंट होता है, दूसरा बच्चा जो है वो डोनर होता है। ठीक है, और ये जो है इसमें जो रेसिपिएंट बच्चा है वो पूरा ब्लड जो है अपनी तरफ ले लेगा डोनर ट्विन से। ठीक है, दूसरा इसमें तो उसमें जो डोनर ट्विन है वो आयरन डेफिशिएंट हो जाता है, इसमें डेथ हो जाती है। दूसरा, ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि प्लासेंटल एब्रप्शन या प्लेसेंटा प्रेविया हुआ, मदर में कोई ऐसे ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन जिसमें बच्चे का नियोनेट में ब्लड लॉस हुआ। ठीक है, इसके अलावा अगर अम्बिलाइकल कॉर्ड से ब्लीडिंग हुई तो नियोनेट में ब्लड लॉस की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकती है। न्यूबॉर्न को अगर कोई हेमरेजिक डिजीज़ है, ब्लड लॉस होगा। काओ मिल्क प्रोटीन एलर्जी है तो उसमें भी ब्लड लॉस होगा। दूसरा, अब चिल्ड्रन में क्या वजह है ब्लड लॉस की? चिल्ड्रन में अगर हुक वॉर्म इन्फेस्टेशन हो जाए, ठीक है, ये वॉर्म्स इन्फेस्टेशन है जो जिनके हुक्स होते हैं, ब्लड सकर्स होते हैं, इंटेस्टाइन से बच्चे का सारा ब्लड वो पी रहे होते हैं वॉर्म्स, तो ये ब्लड लॉस करवाएंगे और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगी। मैकल डायवर्टिकुलम में भी ब्लड लॉस होता है। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में बच्चे को अगर रेक्टल पॉलिप्स हैं, इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज़ है। ठीक है, हुकवॉर्म, मैकल डायवर्टिकुलम, पेप्टिक अल्सर, रेक्टल पॉलिप,
इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। तो ये सारे हमने कॉजेज़ देख लिया। अब आएंगे क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। याद रखें कि माइल्ड आयरन डेफिशिएंसी तो बच्चों में रिलेटिवली एसिम्प्टोमेटिक होती है, कोई सिम्टम नहीं करवाती है सच, और ये ज़्यादा सीवियर तब होगी जैसे मतलब ये ज़्यादा सीवियर होगी तो ये कैसे मैनिफेस्ट करेगी, बच्चा इरिटेबल होगा, चिड़चिड़ा सा, उसको एनोरेक्सिया हो रहा है, लिथार्जी है, थकावट हो रही है और ईज़िली फटीगेबल है, थक जाता है जल्दी। ठीक है, तो ये सिम्टम्स होते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जल्दी थकावट हो रही है, भूख नहीं लग रही, लिथार्जी, चिड़चिड़ा। मिल्क फैट जो इन्फेंट होते हैं ना वो मिल्क फैट इन्फेंट जो है फैट होंगे, पेल होंगे और सैलो होंगे। ठीक है, जो सिर्फ ओनली मिल्क डाइट पे है, वीनिंग में उसको गोश्त वेजिटेबल्स ये चीज़ें नहीं दी जा रही। अगर एनीमिया बहुत ज़्यादा सीवियर है यानी हीमोग्लोबिन 3 ग्राम पर डेसीलीटर से भी कम है तो उसमें याद रखिए कंजस्टिव हार्ट फेलियर के साइंस डेवलप हो जाते हैं। तो हम कैसे डायग्नोस करते हैं कि बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, उसका हीमोग्लोबिन लेवल करवाएंगे, सीबीसी पे हमें वो लो मिलेगा, रेटिकुलोसाइट काउंट नॉर्मल होगा या मिनिमली बढ़ा हुआ होगा, उसको कंपनसेट करने के लिए हमें रेटिकुलोसाइट काउंट नॉर्मल या एलिवेटेड मिलता है, ल्यूकोसाइट्स का काउंट नॉर्मल होगा। आरबीसी की जब आप मॉर्फोलॉजी देखोगे ना, ऐसे पेरिफेरल स्मीयर जब करवाएंगे तो उसमें देखिए छोटे छोटे माइक्रोसाइटिक है लेकिन हाइपोक्रोमिक, ये देखिए वाइट एरिया बीच में ज़्यादा है, हाइपोक्रोमिया है, यानी इसमें हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन कम है। तो पेलारनेस है बीच में ज़्यादा, तो माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक। ठीक है, रेड कलर का एरिया कम है ना। तो ये इसके अलावा एनाइसोसाइटोसिस, पोइकिलोसाइटोसिस भी हमें मिलता है, यानी आरबीसी की साइज़ और शेप में वेरिएशंस। एमसीवी लेवल होते हैं ना सीबीसी में, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन और मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ें भी हमें इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में रिड्यूस्ड मिलेंगी। ठीक है, सीरम आयरन लेवल डिक्रीज़ होगा, सीरम में आयरन कम है, लेकिन आयरन जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है ना, TIBC हम उसको कहते हैं, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ये एडिशनली अलग टेस्ट करवाना होता है, ये हमें जो है इंक्रीज मिलता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। ठीक है, यानी इसकी जो ट्रांसफरेंस सेचुरेशन है, परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन इज़ लो, यूजुअली लेस देन 20%। ठीक है, ट्रांसफरेंस सेचुरेशन ये जो है प्रोटीन होती है जो कि आयरन को बाइंड करती है और आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी उसकी ज़्यादा है, जबकि सीरम फेरेटिन लेवल ये भी अलग से टेस्ट करवाना होता है, ये इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में डिक्रीज्ड होता है, जो कि एक्चुअली आयरन स्टोर्स का जो है रिफ्लेक्शन होता है। यानी जो फेरेटिन सेचुरेशन है ना वो बताती है बोन मेरो में और बॉडी में आयरन के स्टोर्स कम है, अगर ये हमें लो लेवल मिल रहा है। ठीक है, तो इसका जो है ना जो ट्रांसफरेंस सेचुरेशन होती है ना, ये एक्चुअली होती है इसमें तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में सीरम में आयरन कम है, फेरेटिन भी लो है। ठीक है, जो स्टोरेज है हमारा वेयर हाउस है वो भी खाली पड़ा है, सीरम आयरन भी ख़त्म है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी लेकिन हाई होगी, यानी लिवर जो है वो ज़्यादा ट्रांसफेरेंट बना रहा है ताकि ज़्यादा आयरन को कैच कर सके, लेकिन आयरन नहीं है तो वो बाइंडिंग वाला ज़्यादा बना रहा है, TIBC यानी ट्रांसफेरेंट ज़्यादा बना रहा है, तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, जबकि सेचुरेशन हमें लो मिलती है, परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन इज़ लो, यानी कि बहुत लॉट्स ऑफ एम्प्टी ट्रांसफरेंस सीट पड़ी हैं, ऐसे समझ लें कि, लेकिन आयरन पैसेंजर्स बहुत कम हैं लेकिन जो ट्रांसफरेंस सीट्स हैं वो बहुत खाली पड़ी हैं, तो इसीलिए हम कहेंगे कि सेचुरेशन लो है। ठीक है, कि ट्रांसफरेंस जो सीट्स हैं वो खाली पड़ी हैं, आयरन पैसेंजर्स जो है वो थोड़े हैं। ठीक हो गया, इस तरह समझ लें। इसके अलावा बोन मैरो एग्जामिनेशन करते हैं तो वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में स्पेशली इतनी इंडिकेटेड नहीं है, बाकी एनीमियाज़ में हम देखेंगे वो उसमें करवाई जाती है। तो ये पिक्चर होती है। अब देखें इस फिगर में कोइलोनाइक या स्पून शेप नेल आपको नज़र आ रहा है जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हमें मिलता है। ये फिगर है माइक्रोसाइटिक एनीमिया की इन द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में हमें रेड ब्लड सेल्स नज़र आ रहे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हाइपोक्रोमिया है। ठीक है, हाइपोक्रोमिक से ये हमें RBC नज़र आ रहे हैं सेंट्रल पेलार के साथ। कैसे हम मैनेज करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में ना, ओरल आयरन थेरेपी देनी होती है बच्चे को, 3 से 4 मिलीग्राम पर kg के हिसाब से पर डे हम आयरन देंगे, एलिमेंटल आयरन। तो हीमोग्लोबिन बच्चे का जो है ना वो 4 से 30 दिन के ही अंदर बढ़ना शुरू होगा। रेट ऑफ हीमोग्लोबिन राइज होता है 0.1 से 0.4 ग्राम पर डेसीलीटर पर डे उसकी बढ़ती है, 0.1 से 0.4। और इसको याद रखिए 1 से 3 महीने लगते हैं रिप्लीशन ऑफ आयरन स्टोर। जो फेरेटिन लेवल हमने कराया था ना, लो था ना, स्टोर्स ख़त्म थे आयरन के, तो 3 माह लगते हैं स्टोर्स को भरने में।
पारेंटल वैसे आईवी में आयरन एडमिनिस्ट्रेशन ओकेजनली दिया जाएगा जब डायरिया हो रहा है, बच्चा ओरल आयरन को इनटॉलरेट कर रहा है, टॉलरेट नहीं कर पा रहा, इनटॉलरेंस है, डायरिया वगैरह हो रहा है या पुअर कंप्लाइंस है, तो हम आईवी में पारेंटल आयरन देते हैं, वीनोफर वगैरह ये। लेकिन मोस्टली आयरन जो है ओरल ही दिया जाता है बच्चे को 3 to 6 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से। इसके अलावा माँ को जो है हम कहेंगे कि बच्चे की डाइटरी काउंसलिंग करेंगे। इन्फेंट्स को जो है आयरन फोर्टिफाइड मिल्क फार्मूला दें। वीनिंग की एज पे उनको अंडे खिलाएं, गोश्त खिलाएं, एप्पल जूस पिलाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाएं, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर बहुत ज़्यादा सिवियर एनीमिया है ना जिसमें कार्डियक डीकम्पनसेशन के साइंस मिल रहे हैं तो आपने उसमें पैक्ड रेड ब्लड सेल्स लगाने होंगे 2 to 3 ml पर केजी के हिसाब से पैक्ड रेड ब्लड सेल्स। वो आप वेरी स्लोली ट्रांसफ्यूज़ करते हो और उसको 12 से 24 घंटों पर दोबारा रिपीट करना होता है इफ़ नेसेसरी। और इसके अलावा अगर कोई भी क्रोनिक ब्लड लॉस का कॉज आपको मिल रहा है जिसकी वजह से उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुई है, उसको आपने करेक्ट करना होगा। कोई अंडरलाइंग डिसऑर्डर है जैसे मैल एब्जॉर्प्शन का मसला है तो उसको करेक्ट करेंगे जो वजह बन रहा है एनीमिया का, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। दैट्स इट, ये सिंपल सा टॉपिक था। पहली टाइप हमने माइक्रोसिटिक एनीमिया डिस्कस की विच वॉज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। देन दूसरी टाइप आती है बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया का इन्होंने सबसे पहले केस प्रेजेंट किया है कि 2 साल का बच्चा है, प्रेजेंट करता है पेलार के साथ और प्रोमिनेंट चीक्स हैं बच्चे के। पेरेंट्स जो है उसके कज़न्स हैं आपस में, ठीक है, बच्चे के पेरेंट्स आपस में कज़न्स हैं, बच्चे को पेलार भी है, प्रोमिनेंट चीक्स हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे बच्चे को ना माइल्ड जॉन्डिस भी हो रहा है, मिल रहा है हमें, ग्रोथ रिटार्डेशन है और याद रखिए इसमें हेपेटोस्प्लीनोमेगाली भी मिल रही है, ठीक है। हीमोग्लोबिन बच्चे की 5.2 ग्राम पर डेसीलीटर है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम 65 फेमटोलीटर और फीटल हीमोग्लोबिन जो है हीमोग्लोबिन F 35% है, ठीक है। तो ये सबसे पहले डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि इट इज़ जो बीटा थैलेसीमिया है कैरेक्टराइज बाय द एब्सेंस या डिक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में अल्फा एंड बीटा चेन्स होती है ना एडल्ट हीमोग्लोबिन में, तो बीटा थैलेसीमिया में या तो ये बीटा जो ग्लोबिन चेन्स होंगी ना वो एब्सेंट है या उनकी प्रोडक्शन ही डिक्रीज़ हो गई है, कम हो रही है। तो उसमें टाइप्स है, एक होती है हेट्रोजाइगस स्टेट, दूसरी होमोजाइगस स्टेट। हेट्रोजाइगस को हम थैलेसीमिया माइनर कहेंगे, होमोजाइगस स्टेट को हम कहते हैं उसमें थैलेसीमिया इंटरमीडिया भी आ जाता है, थैलेसीमिया मेजर भी आ जाता है होमोजाइगस में। इंटरमीडिया में 2 बीटा थैलेसीमिया जीन्स होते हैं, वो लेटर ऑनसेट पे होती है, लेकिन थैलेसीमिया मेजर में 2 बीटा थैलेसीमिया जीन्स ही इन्वॉल्व होंगे लेकिन अर्ली ऑनसेट पे, ठीक है। दोनों जीन्स की जो है एब्सेंस होगी या डिक्रीज सिंथेसिस होगी, लेकिन वो लेट ऑनसेट है या अर्ली ऑनसेट है, तो होमोजाइगस में आता है। अब इसके एक्सप्रेशन की मैं टाइप्स बताऊं तो हम कहते हैं कि बीटा प्लस हम तब कहते हैं कि कुछ बीटा चेन की सिंथेसिस हो रही है तो हम लिखते हैं बीटा प्लस। अगर बिल्कुल बीटा चेन्स जो है मतलब रिड्यूस सिंथेसिस है, कम हो रही है, थोड़ी बहुत हो रही है ना, तो प्लस लिखते हैं। बिल्कुल एब्सेंस ऑफ बीटा चेन्स है अगर जिस तरह डेफिनेशन में हमने कहा तो हम बीटा नॉट लिखते हैं, ठीक है, एब्सेंट बीटा ग्लोबिन चेन सिंथेसिस। मेन पॉइंट्स ये हैं कि ये जो बीटा थैलेसीमिया होती है ना ये ऑटोजोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस रखती है। अल्फ़ा जो हीमोग्लोबिन है ये कॉन्स्टिट्यूट करती है 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन्स होती हैं, ठीक है। एडल्ट हीमोग्लोबिन इस तरह होती है, हीमोग्लोबिन A1 कहते हैं उसको, उसमें 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा चेन्स होते हैं। जो फीटल हीमोग्लोबिन फीटल लाइफ में होती है मैंने आपको बताया उसमें 2 अल्फ़ा और 2 गामा चेन्स होती हैं, ठीक है। तो ये जो जीन्स जो हमारी इस बीटा चेन के प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं ना वो हमारे क्रोमोसोम नंबर 11 पर पाए जाते हैं। अब बीटा थैलेसीमिया की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, सबसे पहले बीटा थैलेसीमिया माइनर देखें जिसको हम कह रहे थे हेट्रोजाइगस स्टेट। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है थैलेसीमिया की माइनर वाली। इसमें बीटा चेन की प्रोडक्शन लेस देन नॉर्मल हो रही होती है क्योंकि वन ऑफ द जीन्स जो बीटा चेन को कोड कर रहा है ना उसका फेलियर हो गया उस जीन का, तो लेस प्रोडक्शन हो रही है बीटा चेन की। अल्फ़ा चेन की प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगी, वो ठीक ठाक है, नॉर्मल चलेगी, नॉर्मल रेट पे, बस वो जो है ना बीटा वाले का थोड़ा सा फेलियर हुआ है, लेस देन नॉर्मल प्रोडक्शन होगी। अब क्या होगा, अल्फ़ा तो सही चल रहा है ना तो एक्सेस हो जाएगा, अल्फ़ा चेन्स का एक्सेस होगा और ये स्टिमुलेट करता है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ डेल्टा चेन्स। अब ये एक्सेस अल्फ़ा डेल्टा चेन्स बना देगा, ठीक है, डेल्टा अब नई चेन आ गई तो अल्फ़ा और अब ये डेल्टा चेन जो ज़्यादा बनी है ये आपस में कंबाइन होगी और नया हीमोग्लोबिन टाइप बन जाएगा जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन A2 प्लस डेल्टा 2, ठीक है। अब ये एडल्ट हीमोग्लोबिन A2 बन गई, नॉर्मली हमारी जो है A1 होती है जिसमें अल्फ़ा चेन और 2 बीटा चेन होती हैं, अब लेकिन A2 बन गई है
बीटा थैलेसीमिया माइनर में, जिसमें 2 अल्फ़ा और 2 डेल्टा है, ठीक है। अब आ जाए, उसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप है हेरिडिटरी परसिस्टेंट फीटल हीमोग्लोबिन HPFH। अच्छा जी, तो नेक्स्ट कंडीशन है हेरिडिटरी परसिस्टेंट फीटल हीमोग्लोबिन HPFH। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें याद रखिए कि बीटा production of beta and gamma globin chain with the increased production of gamma globin chain is a compensating element in the form of fetal hemoglobin। यानी हमें पता है कि 6 मंथ ऑफ एज तक जो है बच्चे का जो है पहले तो फीटल हीमोग्लोबिन होती है, फिर 6 मंथ ऑफ एज पे जो है स्विचिंग होती है और फीटल हीमोग्लोबिन के बजाय अब एडल्ट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है। लेकिन इस कंडीशन में कुछ म्यूटेशंस की वजह से फीटल हीमोग्लोबिन ही परसिस्ट करेगी, ठीक है। फीटल में क्या होता है, टू बीटा एंड 2 गामा, ठीक है, ये परसिस्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ 2 अल्फ़ा 2 बीटा नहीं हो पा रहा, और यही एडल्टहुड तक जो है कुछ म्यूटेशंस की वजह से फीटल हीमोग्लोबिन ही बच्चे में रहेगी, ठीक है। तो इसमें सिर्फ जो है माइल्ड एनीमिया होती है, माइल्ड माइक्रोसाइटोसिस, और इसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ट्रीट नहीं करते, ठीक है। अल्फ़ा थैलेसीमिया में देर इज़ एब्सेंस या रिडक्शन इन द अल्फ़ा ग्लोबिन प्रोडक्शन, ठीक है। हमें पता है कि अल्फ़ा थैलेसीमिया में अल्फ़ा जीन के प्रोडक्शन में एब्सेंस होगी या रिडक्शन होगी। अब आ जाए बीटा थैलेसीमिया मेजर पे। बीटा थैलेसीमिया मेजर में याद रखिए ये जो पेशेंट्स होते हैं बर्थ के टाइम पे तो बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन इनको लाइफ थ्रेटनिंग अनीमिया हो जाती है 3 से 4 माह के अंदर। ये जो बीटा थैलेसीमिया मेजर जिसको हम होमोजाइगस कह रहे थे, तो उसमें ना कंप्लीट फेलियर हो जाता है बीटा चेन के प्रोडक्शन का, बिल्कुल बन ही नहीं पाती। डेल्टा और गामा चेन्स के लेवल बढ़ जाते हैं, यानी डेल्टा और गामा चेन्स जो है ना वो रेज करती हैं लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन A2 एंड हीमोग्लोबिन F, क्योंकि बीटा नहीं बन रही ना, बीटा की जगह पे अब जो है वो जो डेल्टा और गामा चेन्स हैं वो हीमोग्लोबिन A2 और F को बढ़ाएंगे। हीमोग्लोबिन F क्या है, इसकी वेरी हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, इसकी वेरी हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की। फीटल हीमोग्लोबिन की बात हो रही है कि नेचुरली इसमें ना ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी ज़्यादा होती है और पुअर ऑक्सीजन डिलीवर होता है, यानी ऑक्सीजन को अपने साथ डिटैच होने ही नहीं दे रहा होता, अपने साथ एफिनिटी ज़्यादा होती है। तो उसके नतीजे में सिर्फ जो है ओनली जो फंक्शनल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है हीमोग्लोबिन A2, और वही बच्ची ना बीटा थैलेसीमिया मेजर में तो फंक्शनल हीमोग्लोबिन A2 ही है, तो हेंस पेशेंट जो है वो हाइपोक्सिक होता है, ठीक है। नॉर्मल हमारी एडल्ट हीमोग्लोबिन तो A1 होती है, लेकिन इस डिजीज़ में बीटा थैलेसीमिया मेजर में क्योंकि बीटा चेन्स नहीं बन रही तो डेल्टा और गामा चेन्स ने हीमोग्लोबिन A2 बना दिया है। और एक तो फीटल हीमोग्लोबिन है, दूसरा A2, फीटल भी ऑक्सीजन नहीं दे रहा, दूसरा A2 है। A2 में क्या था, A2 हम इसको कहते हैं ना, इसको A2 वैसे एडल्ट का ही वेरिएंट होता है, ठीक है, और इसमें 2 अल्फ़ा 2 डेल्टा ग्लोबिन चेन्स होती हैं, बीटा नहीं डेल्टा होती है, ठीक है। तो ये जो है ना इसमें बीटा थैलेसीमिया मेजर में जो है ये बढ़ जाती है, एलिवेटेड होती है। याद रखिए इसके मोर देन 3.5% या मोर देन 4.5, और ये हाईली सजेस्टिव है कि पेशेंट को बीटा थैलेसीमिया मेजर है, उसमें ये A2 बढ़ी हुई होती है, ठीक है, क्योंकि बीटा ग्लोबिन कम बन रही है तो कंपनसेटरी इंक्रीज जो है डेल्टा चेन्स का हुआ है, और A2 में होती ही जो है वो डेल्टा चेन्स हैं, 2 अल्फ़ा और 2 डेल्टा होती है, तो कंपनसेटरी बनता है ये, ठीक है। जबकि पेशेंट में हीमोग्लोबिन अच्छा हेंस द पेशेंट हाइपोक्सिक होगा और कॉजेज इंक्रीज एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीशन, अब उसका ज़्यादा बनेगा। अब जो एक्सेस एरिथ्रोपोइटिन है ना वो बोन मेरो को स्टिमुलेट करेगा टू द मैक्सिमम और अल्टीमेटली टू द पॉइंट कि एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस हो जाएगी स्प्लीनोमेगैली के साथ, ठीक हो गया। अच्छा, even with the increased production of hemoglobin A2 and F, there are still excess alpha chains and they precipitate in the developing normoblast, ठीक है। इवन जो है ना याद रखिए कि हीमोग्लोबिन A2 जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज प्रोड्यूस कर रहा है और हीमोग्लोबिन F भी फिर भी जो है स्टिल पेशेंट में अल्फ़ा चेन्स का एक्सेस ज़्यादा है, और वो नॉर्मोब्लास्ट में जो डेवलपिंग नॉर्मोब्लास्ट है उन्हीं में परसिस्ट करेंगी। उसके नतीजे में इंट्रामेड्युलरी हीमोलाइसिस होगी और इनका प्री मेच्योर रिमूवल हो जाएगा फ्रॉम द बोन मेरो बाय रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है। अब आ जाए कि पेशेंट में क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमें क्या मिलती हैं। थैलेसीमिया माइनर, इंटरमीडिएट, मेजर सब में देखेंगे। माइनर में जो हेट्रोजाइगस स्टेट थी उसमें
बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है इस डिसऑर्डर में बिल्कुल नॉर्मल होती है, ठीक है। सिर्फ जो ओनली मसला यहाँ पर माइनर में है वो माइल्ड एनीमिया होगी, इतनी भी नहीं होती, माइल्ड एनीमिया है, यानी हीमोग्लोबिन के लेवल 10 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होते हैं, ठीक है। जो थैलेसीमिया इंटरमीडिया है, इसमें पेशेंट याद रखें सिम्टमेटिक होता है 2 से 4 साल की उम्र में, लेकिन CBC पे आपको अनीमिया मिलती है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, 1 साल का होगा तभी अनीमिया। तो इसमें मॉडरेट अनीमिया लेकिन होगी इंटरमीडिया में, मॉडरेट अनीमिया। मेन इसकी इंटरमीडिया की कॉम्प्लिकेशन है कि इसमें हेपेटोस्प्लिनोमेगैली, ग्रोथ फेलियर, जॉन्डिस, थैलेसेमिक फेशीज भी हमें इसमें मिल सकते हैं, ठीक है। देन थर्ड टाइप जो मेजर है होमोजाइगस, अर्ली ऑनसेट होमोजाइगस, इसको हम थैलेसीमिया मेजर को कूली एनीमिया भी कहते हैं। पेशेंट जो है 12 माह की एज पे ही सिम्टम्स शो करता है, या एज अर्ली एज 3 माह का बच्चा होगा तभी उसको थैलेसीमिया मेजर में सिम्टम्स होंगे। तो बच्चे को सिवियर एनीमिया होगा, याद रखें एक्टेरिक्टिन जो होगा, ठीक है, जॉन्डिस स्किन एंड स्क्लेरा, मैग्जिलरी प्रोमिनेंस होगी, मैग्जिला जो बोन है, नेज़ल ब्रिज बच्चे का डिप्रेस्ड होगा, फ्रंटल बॉसिंग हमें मिलती है, ठीक है। बच्चे का एब्डोमेन जो है वो प्रोट्रूबेंट हो जाता है मैसिव हेपेटोस्प्लिनोमेगैली की वजह से, क्योंकि मैंने कहा ना एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस होना स्टार्ट हो जाती है, एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा बन रहा है तो उसको मैसिव हेपेटोस्प्लिनोमेगैली होगी। आयरन ओवरलोड जो है वो रिज़ल्ट करेगा। आयरन ओवरलोड याद है कि मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन होती है और प्राइमरी डेथ की भी वजह थैलेसीमिया मेजर को अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो वो आयरन ओवरलोड ही होता है। उसके मैकेनिज़्म ये है कि टॉक्सिक लेवल तक थैलेसीमिया मेजर में आयरन जो है ना ओक्यूमुलेट करता है। एक्चुअली ये रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक बड़ी वजह है इसमें, इन बच्चों को 3 से 4 हफ्तों के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवानी पड़ती है, ठीक है। और ब्लड ट्रांसफ्यूज ब्लड में आयरन ज़्यादा होता है 200 to 250 मिलीग्राम, तो बॉडी उसको इतना एक्सक्रीट नहीं करवा रही इतने ज़्यादा आयरन ओवरलोड को, और वो बॉडी ऑर्गन्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। दूसरा थैलेसीमिया में क्योंकि इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस हो रही है, बोन मेरो ट्राई कर रहा है डेस्परेटली लेकिन RBC बना नहीं पा रहा, तो आयरन की अब्जॉर्प्शन जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो बॉडी का रेगुलेटरी सिस्टम जो है ना हेप्सिडिन हार्मोन वो सप्रेस हो जाता है और आयरन ज़्यादा अब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो डेंजर ऑर्गन डैमेज जो है ना पैरेनकाइमल आयरन लोडिंग, ये इसमें खतरा है। ऑर्गन डैमेज हो गया तो वो इरिवर्सिबल है, ठीक है। तो याद रखिए एक तो हेपेटिक फाइब्रोसिस और सिरोसिस हो जाती है 5 साल की एज में, 5 साल की उम्र में इन बच्चों को जो है वो हेपेटिक फाइब्रोसिस और सिरोसिस हो गई, क्योंकि लिवर में जो है वो आयरन ने ये सिरोसिस करवाया, फाइब्रोसिस करवाया। डार्कनिंग ऑफ द स्किन हो जाती है क्योंकि आयरन स्टिमुलेटेड मेलानिन प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। इसके अलावा सिड्रोब्लास्टिक कार्डियोमायोपैथी, कार्डियक सिडरोसिस इसको कहते हैं, ठीक है। ये लीडिंग कॉज ऑफ डेथ बनता है कि हार्ट आयरन की डिपोजिशन की वजह से हार्ट डिसफंक्शन हो गया है, रिदम इरेगुलर हो जाएगी, एरिथमिया होंगे, हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, रिकरेंट पेरिकार्डाइटिस। इसके अलावा एंडोक्राइनोपैथीज़ फॉर एग्जांपल जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस और हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, ये भी इसमें कॉम्प्लिकेशन हैं। अदर कॉम्प्लिकेशंस पे आ जाएं तो इसमें थैलेसीमिया में जो है ना रिकरेंट इन्फेक्शंस, सेप्टिसीमिया, और इसके अलावा फेलियर टू थ्राइव, ठीक है, फेलियर पुअर ग्रोथ और डेवलपमेंट, फेलियर टू थ्राइव का यानी मतलब है पुअर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इनको ग्रोथ रिटार्डेशन होगी। बोन डिफॉर्मिटीज़ होती हैं क्योंकि बोन मेरो जो एक्सपेंड करता है ज़्यादा RBC बनाने के लिए, तो इसीलिए इनका फेशियल और स्कल बोन्स वाइडन होती हैं, बोन्स थिन और ब्रिटल होती हैं, ठीक है। तो ये सारी इसमें थैलेसीमिया मेजर के क्लिनिकल फीचर देखें। अब हमारा डिफरेंशियल क्या बनता है, जब भी आपके पास थैलेसीमिया का पेशेंट आता है तो उसमें अदर कॉज जो भी है ना माइल्ड माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के, जैसे आयरन डिफिशिएंसी, या इवन अल्फा थैलेसीमिया में भी तो माइल्ड एनीमिया होता है और वो भी माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक होता है, तो इन दोनों को आपने रूल आउट करना, डिफ्रेंशिएट करना होता है, ठीक है। इसमें आप एक बात याद रखें कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। एक्चुअली जो आयरन डेफिशिएंसी में है ना, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आप जब फेरिटिन लेवल कराओगे ना, पेशेंट का लैब टेस्ट होता है फेरिटिन लेवल, आयरन स्टोर्स देखे जाते हैं, वो उस आयरन डेफिशिएंसी में हमने पढ़ा कि वो लो होता है, स्टोर्स एक लो है, लेकिन यहाँ आयरन है, थैलेसीमिया में हमें आयरन मिलता है, ठीक है, नॉर्मल यहाँ है, लेकिन जो है वो फेरिटिन जो है वो उसमें आयरन डेफिशिएंसी में कम है, ठीक है। इसी तरह MCV तो खैर हमें मीन कॉर्पस्कल का वॉल्यूम दोनों में ही लो मिलता है, थैलेसीमिया में वेरी लो होता है, ठीक है, या लो अल्फ़ा कर लें या बीटा कर लें उसमें लो ही होता है, सब में ही लो होता है क्योंकि माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक है दोनों। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ जो होती है वो हमें आयरन डेफिशिएंसी में बड़ी भी मिलती है हाई,
बाकी इनमें नॉर्मल होगी या स्लाइटली एलिवेटेड होगी या नॉर्मल होगी। इसी तरह एक और पैरामीटर होता है कि हम ना हीमोग्लोबिन A2 के लेवल करवाएंगे। जब आयरन डेफिशिएंसी होगी तो A2 के लेवल हमें लो मिलेंगे या नॉर्मल मिलेंगे। लेकिन जिस तरह हमने थैलेसीमिया देखा उसमें A2 कंपनसेटरी हाई हो जाता है, बढ़ जाता है 3.5 से 4% से भी ज़्यादा। लेकिन अल्फ़ा थैलेसीमिया में वो नॉर्मल या लो होगा। बीटा की बात कर रही हूँ, उसमें A2 के लेवल्स जो है वो हमें बड़े हुए मिलेंगे। और लास्ट हीमोग्लोबिन H बॉडीज़ होती हैं जो पेरिफेरल स्मेयर में हमें सब में एब्सेंट मिलेंगी, लेकिन A में जो है ना अल्फ़ा थैलेसीमिया में ये मौजूद हो सकती है हीमोग्लोबिन H डिजीज़ में, जो इसकी सीवियर फॉर्म है। ठीक है, तो उस तरह से आपने डिफ्रेंशिएट करना होता है इनको। तो इसके अलावा फेरेटिन स्टडी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। डायग्नोसिस आप कैसे बनाते हो थैलेसीमिया मेजर की या थैलेसीमियास की? कंप्लीट ब्लड काउंट करोगे आप पेशेंट का थैलेसीमिया मेजर में, उसकी हीमोग्लोबिन जो है ना फाल करेगी 5 to 6 ग्राम पर डेसीलीटर या इससे भी कम होगी। ठीक है, थैलेसीमिया वाले बच्चे की। और वैसे जो अगर माइनर थैलेसीमिया है, ठीक है, हेट्रोजाइगस स्टेट है, तो उसमें इतनी हीमोग्लोबिन नहीं फाल करती, उसमें तकरीबन नॉर्मल ही हमें मिलती है। मेजर में हमें बहुत ज़्यादा कम मिलेगी हीमोग्लोबिन। तो आपने CBC करवाया, हीमोग्लोबिन चेक की। दूसरा आपने रेटिक काउंट करवाना होता है। ठीक है, रेटिक काउंट जो है वो ज़्यादा रिलेटिवली इंक्रीज है क्योंकि RBC नहीं बन रहे ना, तो ज़्यादा बनाने के लिए कंपनसेटरी हमें रेटिक काउंट 5 to 10% इंक्रीज मिलता है। दूसरा आप RPC का मॉर्फोलॉजी देखते हो, पेरिफेरल स्मेयर, उसमें आपको माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया मिलेगा थैलेसीमिया में, एनाइसोसाइटोसिस, पोइक्लोसाइटोसिस यानी साइज़ में और शेप में वेरिएशन, टारगेट सेल्स मिलेंगे, न्यूक्लिएटेड RBC मिलेंगे, परसिपिटेटेड अल्फ़ा चेन की इंक्लूजन्स, जो अल्फ़ा बढ़ गया था ना कंपनसेटरी, तो उसकी परसिपिटेटेड इंक्लूजन्स मिलेंगी जिसको हम हैंड्स बॉडीज़ कहते हैं। ठीक है, ये भी हमें थैलेसीमिया में मिलती है। तो आपने CBC करवाया, रेटिक, पेरिफेरल स्मेयर और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ना, ये आप इसमें करते हो, डायग्नोस्टिक होता है। अगर थैलेसीमिया माइनर है तो आपको हीमोग्लोबिन A1 डिक्रीज्ड मिलेगी, एडल्ट हीमोग्लोबिन डिक्रीज्ड है। हीमोग्लोबिन A2 जो थी ना, A2 में क्या था, 2 अल्फ़ा और 2 डेल्टा था। ठीक है, तो ये जो है आपको A2 एलिवेटेड मिलती है 10% तक। नॉर्मल जो है वो 2.5% होती है, इसकी रेंज इससे थोड़ा एलिवेटेड मिलेगी। लेकिन जो फीटल हीमोग्लोबिन है वो भी हमें एलिवेटेड मिलती है थैलेसीमिया माइनर में अप टू 7%। इसके भी लेवल 2.0% होते हैं, 2.0 से थोड़ी एलिवेटेड होगी 7% तक। ठीक है, तो थैलेसीमिया माइनर में आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस जब करवाया तो आपको एडल्ट हीमोग्लोबिन डिक्रीज मिल रही है, लेकिन A2 और हीमोग्लोबिन F जो है ये आपको एलिवेटेड मिलेंगी। लेकिन जब आप पेशेंट थैलेसीमिया इंटरमीडिया का है, ठीक है, ये तो माइनर है, ये तो कैरियर भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो बीटा थैलेसीमिया ट्रेट कहते हैं, माइनर कहते हैं, जिसमें जो है वो माइल्ड माइक्रोसिटिक एनीमिया, तो एडल्ट हीमोग्लोबिन डिक्रीज्ड है, A2 एलिवेटेड होगी और फीटल आपने याद रखना है नॉर्मल या माइल्डली एलिवेटेड। अब जो थैलेसीमिया इंटरमीडिया है उसमें जो होता है ना, बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया में A1 तो डिक्रीज होगा 20 to 40%, लेकिन A2 जो है वो ऑलवेज एलिवेटेड होता है, A2 अल्फ़ा 2 डेल्टा 2 वाला। ठीक है, और फीटल हीमोग्लोबिन ही ज़्यादातर होती है, 60 to 80% इस इंटरमीडिया वालों की टोटल हीमोग्लोबिन F होती है, फीटल हीमोग्लोबिन। ठीक है, वहाँ तो सिर्फ 7% था। अब मेजर पे आ जाए, थैलेसीमिया मेजर जिसको हम कूलीज एनीमिया कहते हैं, जिसमें दोनों चेन्स एब्सेंट होंगी, बीटा नोट, तो ये सीवियर होता है ना, तो इसमें एडल्ट हीमोग्लोबिन A बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगी या एब्सेंट होगी बिल्कुल, क्योंकि बीटा चेन्स है ही नहीं जो अल्फ़ा 2 और बीटा 2 बनाए, है ही नहीं, तो इसलिए एडल्ट A1 हीमोग्लोबिन एब्सेंट होगी। फीटल हीमोग्लोबिन आपने याद रखना है, इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी भी होगी, एलिवेटेड होगी, मोर देन 20%, ऑफन 70 to 90% जो है इनमें फीटल हीमोग्लोबिन बड़ी भी होती है, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, हैवीली कंपनसेट कर रही है कि मेरे पास एडल्ट हीमोग्लोबिन नहीं है, और वो इस वजह से फीटल हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनाएगी। ठीक है, थैलेसीमिया मेजर में। और अगर मैं बात करूँ हीमोग्लोबिन A2 की, ठीक है, A1 तो एब्सेंट था, A2 जो है जो जिसमें 2 अल्फ़ा 2 डेल्टा होते हैं, इसका ये वेरी कर सकता है, यूजुअली एलिवेटेड होता है, लेकिन ये मास्क भी हो सकता है या नॉर्मल भी अपीयर हो सकती है ट्रांसक्रोनिक ट्रांसफ्यूजन्स की वजह से।
तो A2 का वेरी कर सकता है, ठीक है, वेरिएबल आप कहोगे। T2 MRS फॉर आयरन ओवरलोड लिवर एंड हार्ट। तो इसने यहाँ पे फीटल का मेंशन नहीं किया, वो आपने याद रखना है कि बहुत ज़्यादा मार्क्ड हमें एलिवेशन मिलती है, ठीक है। इसी तरह आगे अल्फ़ा का इसने मेंशन नहीं किया, उसका मैं बता देती हूँ। अल्फ़ा थैलेसीमिया में अल्फ़ा चेन्स में मसला है ना, तो अल्फ़ा थैलेसीमिया माइनर होती है ट्रेट, तो उसमें क्या होता है, दो जीन्स रिलेटेड होते हैं, कैरियर स्टेट होती है, तो उनमें हीमोग्लोबिन A2 फीटल हीमोग्लोबिन ये टिपिकली नॉर्मल होंगे, या A2 जो होगा ना वो स्लाइटली जो है वो लो होगा, लो, ठीक है। यहाँ पर हम देखते थे A2 में बढ़ रहा था, वहाँ लो होगा, तो यानी अल्फ़ा थैलेसीमिया माइनर हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस में नॉर्मल एडल्ट्स की तरह ही लग रही होती है, जेनेटिक टेस्टिंग मास्क हो जाती है। फिर अल्फ़ा थैलेसीमिया की एक और टाइप होती है हीमोग्लोबिन H डिजीज़, जिसमें 3 जीन्स रिलेटेड है। माइनर में 2 थे, H डिजीज़ में 3 जीन रिलेटेड होते हैं। तो हीमोग्लोबिन H डिजीज़ जो होती है ना, उसमें बीटा टेट्रामेर्स बनते हैं, बीटा 4, ठीक है। तो ये जो है ना, इसमें एबनॉर्मल स्टेट है जिसमें हीमोग्लोबिन बनती है ड्यू टू द मैसिव एक्सेस ऑफ द बीटा चेन्स, ये एक्सेस में हो गई है ना, इसलिए हीमोग्लोबिन बना है। तो ये हीमोग्लोबिन H डिजीज़ भी इलेक्ट्रोफोरेसिस पे विजिबल होती है स्पेशल स्टेनिंग के जरिए। इसमें हीमोग्लोबिन A हमें डिक्रीज मिलेगा। थर्ड जो होती है हीमोग्लोबिन बार्ट, एक थी अल्फ़ा थैलेसीमिया माइनर, एक थी हीमोग्लोबिन H डिजीज़, तीसरी होती है हीमोग्लोबिन बार्ट जिसको हाइड्रोप फीटालिस कहते हैं। उसमें चारों जीन्स डिलीटेड होते हैं, चारों अल्फ़ा जीन्स, तो उसमें हीमोग्लोबिन बार्ट बनता है जिसको हम कहते हैं गामा टेट्रामर। गामा टेट्रामर इसको कह रहे हैं हीमोग्लोबिन बार्ट। ये इसमें प्रीडोमिनेट करता है 80 to 90%। ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है क्योंकि बहुत ज़्यादा गामा चेन्स ज़्यादा हो जाती हैं, एक्सेस में हो जाती हैं, यानी फीटल हीमोग्लोबिन कंपोनेंट ज़्यादा हो गया है। तो इसमें हमें हीमोग्लोबिन A और हीमोग्लोबिन F एब्सेंट मिलेंगे, बाकी इसमें हमें बार्ट हीमोग्लोबिन मिलेगा, यानी गामा चेन के टेट्रामेर मिलते हैं हीमोग्लोबिन बार्ट हाइड्रोफिटेलिस के अंदर। ठीक हो गया, ठीक है। तो हम इन्वेस्टिगेशन डिस्कस कर रहे थे थैलेसीमिया को डायग्नोस करने के लिए। मैंने आपको बताया कि CBC की एरेटिक्स, RBC की मॉर्फोलॉजी और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद आ जाए, हमने कुछ सीरम स्टडीज़ भी करनी होती है। सीरम आयरन जो है वो बच्चे का एलिवेटेड होता है, जिस तरह आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में तो सीरम आयरन ही कम था ना, यहाँ पर सीरम आयरन हमें एलिवेटेड मिलेगा। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी और सेचुरेशन हमने करवानी है, ठीक है। इसमें आपने याद रखना है कि सीरम फेरिटिन उसका नॉर्मल होगा या बढ़ा हुआ होगा। जो ट्रांसफेरेंस सेचुरेशन होती है ना, वो जो है इसमें हमें नॉर्मल मिलती है या हाई मिलती है, ठीक है, नॉर्मल या हाई मिलेगी। और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो भी इसमें, वो लेकिन इसमें नॉर्मल होती है या लो होती है। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो प्रोटीन ट्रांसफेरन होता है ना, टू बाइंड एंड कैरी द आयरन इन द ब्लड। तो सिंस ट्रांसफेरन जो है प्राइमरी आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है, तो वो एसेंशियली हमारी ट्रांसफेरन की मेजर कर रहा होता है, अमाउंट ऑफ ट्रांसफेरन अवेलेबल। तो थैलेसीमिया माइनर में या इवन मेजर में वो नॉर्मल होता है या लो होता है, लेकिन जो सेचुरेशन, ट्रांसफेरन सेचुरेशन, वो हमें वेरी हाई मिलती है, मोर देन 50%, ठीक है। लेकिन सीरम फेरिटिन जो है वो पेशेंट का वेरी हाई होगा अगर थैलेसीमिया मेजर होगी, सीरम फेरिटिन उसमें, और सीरम आयरन भी उसमें वेरी हाई होगा क्योंकि आयरन ओवरलोड की वजह से, ठीक हो गया। और नॉर्मल या एलिवेटेड हमें बिलीरुबिन भी मिल सकती है इसमें, ठीक है। देन आ जाए इसमें इमेजिंग स्टडीज़ पे। थैलेसीमिया में आप जो इमेजिंग करवाओगे, एक्सरे थैलेसीमिया मेजर में जो आपको चीज़ें मिलती हैं वो ये देखें, हेयर ऑन एंड पैटर्न ऑन द स्कल। हेयर ऑन एंड पैटर्न जो स्कल का है, ये एक्चुअली ये आपको स्कल नज़र आ रहा है, इसके जो एंड्स पे ना आपको बाल लग रहे हैं, ठीक है, हेयर। तो ये इसमें थैलेसीमिया की फाइंडिंग होती है, वाइड क्लासिक फाइंडिंग है, जहाँ पे वाइडन बोन मैरो स्पेसिस जो है वो परपेंडिकुलर ट्रेब्यूकुलाई को स्टैंड आउट करवा रही हैं, उस वजह से हमें हेयर ऑन एंड स्कल पैटर्न मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा थिनिंग ऑफ द लॉन्ग बोन कॉर्टिसेस, ये भी एक और फीचर है। वाइडनिंग हो जाती है डिप्लॉइक स्पेस की और थिनिंग हो जाती है आउटर बोन लेयर की, जिसकी वजह से फ्रंटल बॉसिंग हमें मिलती है, ठीक है। इसके अलावा फ्री एरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरिन, ये भी हम करवाते हैं। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, रेड ब्लड सेल काउंट, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें CBC में आ गई।
अब पेशेंट को जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं थैलेसीमिया की, हमने सारी इन्वेस्टिगेशन से की। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या करवाएगा? आयरन ओवरलोड। सबसे पहले आयरन ओवरलोड, एक तो बच्चों को ट्रांसफ्यूजन भी ज़्यादा लग रही है, ठीक है, आरबीसी की वजह से कम है, आरबीसी हीमोग्लोबिन लो है, तो वो एक्सेसिव आयरन जो है वो उनको कार्डियोमायोपैथी करवाएगा, हार्ट फेलियर, एरिथमिया, हेपेटिक फाइब्रोसिस या सिरोसिस, एंडोक्राइनोपैथी, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, डायबिटीज़ मिलाइटस, हाइपोगोनेडिज्म, डिलेड प्यूबर्टी, ठीक है। तो ये आयरन ओवरलोड के कॉम्प्लिकेशन। इसके अलावा बोन डिजीज़ जो हो रही है थैलेसीमिया में वो ओस्टियोपीनिया और ओस्टियोपोरोसिस होता है। इसके अलावा ये सारी जो कॉम्प्लिकेशन हैं, परसिस्टेंट बैक एक करवाएंगी बच्चे में, स्कोलियोसिस, फ्रैक्चर्स होंगे, कॉर्ड कंप्रेशन। तो किस तरह मैनेज करेंगे थैलेसीमिया को? जनरल में हमारा गोल ऑफ थेरेपी होता है कि बच्चे की हीमोग्लोबिन को हमने नॉर्मल लेवल तक मेंटेन रखना है और ज़्यादा आयरन भी नहीं होने देना, आयरन को एक्यूमुलेट नहीं होने देना, एक्सेस आयरन को एक्सक्रीट करवाना है। तो सबसे पहला ऑप्शन होता है ट्रांसफ्यूजन थेरेपी। पैक्ड रेड ब्लड सेल ट्रांसफ्यूज़ हम करते हैं, पैक्ड आरबीसी 15 to 20 ml पर केजी के हिसाब से हर 4 से 8 हफ्तों के बाद हमने देने होते हैं, ताकि उसकी हीमोग्लोबिन जो है 10 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा मेंटेन रहे, ठीक है, हाइपर ट्रांसफ्यूजन, या फिर अबव 12 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा मेंटेन रहे, सुपर ट्रांसफ्यूजन। तो हर 4 से 8 हफ्तों के बाद हम उसको 15 to 20 ml पर केजी के हिसाब से ये ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ जो पैक्ड सेल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं एक फार्मूला से। वो है कि डिज़ायर्ड जो आपको हीमोग्लोबिन लेवल चाहिए उसमें आपने प्रेजेंट हीमोग्लोबिन लेवल को मल्टीप्लाई कर देना है बच्चे के वेट इन केजी के साथ, मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है, 3 के साथ डिज़ायर्ड, तो आपके पास डिज़ायर्ड हीमोग्लोबिन का लेवल आ जाएगा। हर एक जो यूनिट है ना ब्लड का, उसमें याद रखें 200 मिलीग्राम ऑफ द आयरन होता है, और अगर एक्सेसिव ट्रांसफ्यूजन हो गई तो उससे हीमोसिड्रोसिस हो सकता है, ठीक है। तो आयरन दे दिया। आप चीलेशन थेरेपी क्या है? इसमें आप ना डेस्फेरोक्सामीन देते हो, डेस्फेराल के नाम से आता है, डेस्फेरोक्सामीन आयरन चीलेटर है। ये 20 to 60 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से सबकुटेनियसली दिया जाता है ओवर 8 आवर्स बाय इन्फ्यूजन पम्प फॉर मिनिमम ऑफ 5 नाइट्स पर वीक, ठीक है, 5 नाइट्स पर वीक ये हम इन्फ्यूजन पम्प से के ज़रिए जो है सबकुटेनियसली देते हैं। या आप इसको 50 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से हर ट्रांसफ्यूजन के साथ भी दे सकते हो थ्रू अ सेपरेट ट्यूबिंग ओवर आवर्स। इसकी 30 मिनट से भी कम हाफ लाइफ होती है डेस्फेरोक्सामीन की। ये जो है हम डेस्फेरोक्सामीन जो है हम इनिशिएट करवाते हैं बिटवीन 4 to 5 ईयर्स ऑफ एज तक, जब फेरेटिन के लेवल 1000 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा होते हैं और ट्रांसफेरिन जो है वो मोर देन 50% सेचुरेटेड होता है, ठीक है। तो हम 4 से 5 साल की उम्र के दरमियान ये इनिशिएट करवाना होता है, जब बच्चे का जो फेरेटिन लेवल है ना वो 1000 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा हो और इसकी 50% से ज़्यादा ट्रांसफेरिन सेचुरेशन हो जाए, तो हम उसको चीलेटर देते हैं। ओरल आयरन चीलेटर भी होता है, डेफेरा सिरोक्स, ठीक है। ये तो हम सबकुटेनियसली दे देते हैं ना, यहाँ पे ये ओरल है। डेफेरा सिरोक्स इसकी 16 घंटे तक हाफ लाइफ है और ये डिस्पर्सिबल टैबलेट की फॉर्म में आता है। 20 मिलीग्राम पर केजी वंस डेली देनी होती है इस टैबलेट। साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये डेफेरा सिरोक्स जो है जीआई अपसेट और प्रोटीनीमिया करवा सकता है। दूसरी डेफिरीपिरोन जो है सूनरा के नाम से आती है, रैपिडली अब्जॉर्ब हो जाती है। 75 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से 3 डिवाइडेड डोज में देना होता है। खाने से पहले 1 घंटा, हर खाने से पहले 3 बार दिन में। तो इसका भी रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है। तो डिफरेंट हमने चीलेशन थेरेपीज़ भी देख ली, क्योंकि थैलेसीमिया में मेजर रिस्क आयरन ओवरलोड होता है, ठीक है। गट भी ज़्यादा आयरन अब्सॉर्ब कर रही है, एप्सिडिन क्योंकि कम हो गया है, दूसरा ट्रांसफ्यूजन्स भी बच्चे को ज़्यादा लग रही है ड्यू टू हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन रखने के लिए। तो दूसरा है अस्कॉर्बिक एसिड। अब आयरन तो दे रहे हैं, वो आयरन यूरिन में एक्सक्रीट ना हो जाए, एक्सेस जो है उसकी जो यूरिन में एक्सक्रीशन हो जाए, उसके लिए हम अस्कॉर्बिक एसिड सप्लीमेंट देते हैं 50 to 100 मिलीग्राम पर डे। फॉलिक एसिड भी बच्चे को दिया जाता है 5 मिलीग्राम डेली, ठीक है। फॉलिक एसिड स्प्लीनेक्टमी भी की जाती है, वो हम तब इंडिकेट करेंगे जब बच्चे को थैलेसीमिया में हाइपर स्प्लीनिज्म हो गया है, या बच्चे को जो है मोर देन 250 ml, देखिए 250 ml पर केजी पर ईयर से ज़्यादा अगर आरबीसी पैक्ड आरबीसी रिक्वायर्ड है, तो उसमें हमें 1 साल में मोर देन 250 पर ml पर केजी के हिसाब से
तो हम बच्चे की स्प्लीनेक्टमी कर देंगे। तो 5 साल की उम्र तक तकरीबन स्प्लीनेक्टमी की जाती है। उसमें हमेशा हम प्रोफाइलेक्टिकल पेनिसिलिन देते हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल वैक्सीन्स देनी होती हैं ताकि बच्चे को फुलमिनेंट सेप्सिस ना हो जाए। देन आ जाए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ये भी ट्रीटमेंट ऑप्शन है। HLA कंपैटिबल सिबलिंग से लिया जाता है और ये एज अ क्योर यूज़ होता है फॉर द होमोजाइगस बीटा थैलेसीमिया। होमोजाइगस में इंटरमीडिया और मेजर आ जाती हैं कूलीज। इंटरमीडिया लेट ऑनसेट है लेकिन कूलीज जो है वो अर्ली ऑनसेट ऑफ होमोजाइगस बीटा थैलेसीमिया। उसमें हमारे पास हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का भी ऑप्शन है। देन जीन थेरेपी है। जीन थेरेपी जो है ना, ये अल्टीमेट ट्रीटमेंट होता है, लाइफ लॉन्ग क्योर प्रोवाइड करता है थैलेसीमिया के लिए, ठीक है। और ये जो है ना इन नियर फ्यूचर ये लाइफ लॉन्ग क्योर प्रोवाइड करेगा। अभी इस पे वर्क चल रहा है। स्टिमुलेशन ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, उसके लिए हाइड्रोक्सी यूरिया ये क्या करता है, हेल्प करता है इंडक्शन या रीएक्टिवेशन ऑफ गामा ग्लोबिन सिंथेसिस। यानी हाइड्रोक्सी यूरिया गामा ग्लोबिन की सिंथेसिस को रीएक्टिवेट करवाएगा या इंड्यूस करवाएगा, जो जाके अल्फ़ा जीन्स के साथ बाइंड होगी और फीटल हीमोग्लोबिन बनाएगी। क्योंकि इसमें हमने देखा ना कि डेल्टा जीन्स ज़्यादा बन रही है और हीमोग्लोबिन A2 फिर बन रहा होता है। तो हम हाइड्रोक्सी यूरिया देंगे तो फिर गामा ग्लोबिन चेन ज़्यादा बनेंगी, A2 गामा 2, फिर वो फीटल हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनेगी। तो इसलिए हाइड्रोक्सी यूरिया भी दिया जाता है इसमें ताकि वो फीटल हीमोग्लोबिन की स्टिमुलेशन करवाए। और ये कैप्सूल होता है, डेली डोज 10 to 20 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से देना होता है। इसके अलावा रिकॉम्बिनेंट एरिथ्रोपोइटिन भी बच्चों को दिया जाता है। वो इंक्रीज़ करेगा रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोजेनिटर सेल्स, सम ऑफ विच आर मोर गामा ग्लोबिन चेन। तो ये भी आता है इसका इंजेक्शन, रिकॉम्बिनेंट एरिथ्रोपोइटिन। जेनेटिक काउंसलिंग एंड इनहेरिटेंस की बात करूँ तो प्रोबेबिलिटी कि इसके किसी के पेरेंट्स के बच्चे को यानी ऑफस्प्रिंग्स को होगा थैलेसीमिया, उसमें है कि अगर हेट्रोजाइगस पेरेंट्स हैं तो उनमें बच्चों में थैलेसीमिया मेजर होने के चांसेस जो है 1 in 4 है, यानी 25% है इन ईच प्रेगनेंसी, जबकि 2 in 4 है, 50% है अगर उनको जो है थैलेसीमिया माइनर है। एंड 1 in 4 यानी 25% ही होंगे टू बी नॉर्मल इन ईच प्रेगनेंसी, जिनको थैलेसीमिया नहीं होगी, ठीक है। तो पेरेंट्स अगर हेट्रोजाइगस है और उनको थैलेसीमिया माइनर है तो फिर भी ज़्यादा चांसेस है, 50% दोनों। लास्ट में एंटीनेटल डायग्नोसिस है कि हम फीटल DNA भी ऑब्टेन कर सकते हैं कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग के ज़रिए पहले ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, एमनियोसेंटेसिस के ज़रिए, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग के ज़रिए। और अगर दूसरे सेकंड ट्राइमेस्टर में आप चेक करना चाह रहे हो तो आप एमनियोसेंटेसिस करते हो और चेक करते हो कि कहीं बच्चे को थैलेसीमिया तो नहीं है। तो फीटल DNA एनालिसिस जो है वो 10th वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले भी बनाई जा सकती है। दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा सिंपल सा टॉपिक कंप्लीट होता है, विच इज़ वॉज दी थैलेसीमिया, बल्कि माइक्रोसाइटिक एनीमियाज हमने कंप्लीट की। नेक्स्ट वीडियो से अगला टॉपिक हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस स्टार्ट करेंगे।